मोदी हुकूमत 3 की तैयारियों के दरमियान दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा के घर बीजेपी लीडरों की अहम मीटिंग। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर हुआ गौर खौस। एनडीए की जानिब से जल्द पेश होगा हुकूमत साजी का दावा। एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की दिल्ली में मीटिंग कल। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा लीडर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तीसरी मुद्दत के लिए दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से मौसूल होने वाले मुबारकबाद के पैगामात पर अदा किया शुक्रिया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की उम्मीद का किया इजहार। इंडी इत्तेहाद ने फिलहाल अपोजिशन में बैठने का किया फैसला। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम सही वक्त पर लेंगे सही फैसला। अपोजिशन लीडरों का मुलाकात का सिलसिला जारी। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में एनडीए को अक्सरियत मिलने के बाद सियासी हलचल तेज। टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह पर हुई अहम मीटिंग। एनडीए मीटिंग के मौजूआत के साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर हुआ तबादला ख्याल। बेंगलुरु में एससी कॉरपोरेशन फंड घपले के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। वजीर नागेंद्र के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए निकाला गया राजभवन चलो मार्च। रियासत के नायब वजीर आला का बयान, वजीर आज देंगे इस्तीफा। मगरबी बंगाल के कूच बिहार में वोटों की गिनती के दौरान तशद्दुद के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने गवर्नर को खत लिखकर टीएमसी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तशद्दुदज़दा इलाकों का दौरा करने की गवर्नर से की दरख्वास्त। दिल्ली में पानी के बहरान पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को जमुना में 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का दिया हुक्म। दिल्ली को हथनी कुंड बैराज के जरिए मिलेगा इजाफी पानी। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को पानी ज़ाया न करने की दी हिदायत। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज के बाद मुल्क नई हुकूमत का इंतजार कर रहा है। एनडीए को अक्सरियत मिलने के बाद एनडीए बीजेपी की क़यादत में हुकूमत बनाने की तैयारी में है। दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा के घर आज बीजेपी के रहनुमाओं की मीटिंग जारी है, जिसमें बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और मोदी हुकूमत 3 की तैयारियों के दरमियान कल का दिन भी काफ़ी अहम होने वाला है, जब एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी, जिसमें वजीर आजम मोदी को एनडीए पार्लिमानी पार्टी का लीडर भी मुंतखब किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कल होने वाली एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बाद एनडीए सदर के सामने हुकूमत बनाने का दावा पेश करेगी। इस इलेक्शन में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं। हालांकि वो 272 के अक्सरियती अदद से काफ़ी दूर है, लेकिन इत्तेहादियों के साथ मिलकर वो अक्सरियत का हिस्सा पार कर चुकी है। और इससे कबल नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मीटिंग में एक करारदाद मंजूर की है, जो बहुत अहम है। मीटिंग में मंजूर की गई करारदाद में कहा गया है कि मोदी जी की क़यादत में एनडीए हुकूमत भारत के गरीबों, ख़वातीन, नौजवानों, किसानों और इस्तेज़ाल ज़दा नेज़ महरूम और मुसीबत ज़दा शहरियों की खिदमत के लिए पुरज़्म है। मुल्क की फ़लाह बहबूद और तरक्की के लिए एनडीए हुकूमत भारत के लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करती रहेगी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी तीसरी मुद्दत के लिए मुल्क और दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, गयाना और भूटान समेत कई ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म और सिदूर ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सरबराहान मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मेरे प्यारे दोस्त एमैनुअल मैक्रों की फ़ोन कॉल पाकर बहुत खुशी हुई। उन्हें रोड मैप 2047 को मुकम्मल करने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म से आगाह किया। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना उन गैर मुल्की रहनुमाओं में शामिल हैं जो मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगी। शेख हसीना कल ढाका से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इससे कबल बुध को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेशी हम मनसब से टेलीफोन पर बात की और श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। सदर विक्रमासिंघे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हालिया इंतखाबात में उनकी तारीखी जीत पर मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया। इस दौरान उन्हें हलफ बर्दारी की तकरीब में मदऊ किया गया। ये मालूमात एक्स पर एक पोस्ट में दी गई। और लोकसभा सेक्रेटरीट 18वें लोकसभा के मेंबरान पार्लियामेंट के इस्तकबाल के लिए तैयार है। नए मेंबरान पार्लियामेंट का दिल्ली के हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पहुंचने पर मुकर्रर जगहों पर इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना ने लोकसभा सेक्रेटरीट के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए इस्तकबालिया मरकज का जायजा लिया। नवनिर्वाचित सांसदों का देश की राजधानी दिल्ली में आना शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों के स्वागत के लिए लोकसभा सचिवालय ने खास तौर पर रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर खास व्यवस्था की है। उनके लिए स्वागत केंद्र बनाए हैं। आप यहां देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर खास तौर पर लोकसभा सचिवालय ने एक केंद्र स्थापित किया गया है। ये स्वागत केंद्र है जहां पर जो भी नए सांसद चुनकर आ रहे हैं, जो 18वीं लोकसभा के पुनः जो सदस्य चुनकर आए हैं, उनके लिए भी सहायता के लिए विशेष तौर पर यहां पर स्थापित किया गया है केंद्र, ताकि जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं, जो सांसद हैं, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खास तौर पर ऐसे सांसद जो पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर उनकी कार की व्यवस्था भी लोकसभा सचिवालय द्वारा की गई है। खासतौर पर कुछ नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो उनकी सहायता करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जितने भी सांसद हैं जो चुनकर आए हैं 18वीं लोकसभा में, उनके लिए खास तौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर मरकजी काबीना की तश्कील के ताल्लुक से ज़बरदस्त हलचल देखी जा रही है। जनता दल यूनाइटेड पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जुमे की सुबह 9:30 बजे नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पर होगी। और क्या खास है, हमारे नामानिगार राजेश राज बता रहे हैं नीतीश कुमार की रिहाइशगाह से। 6A के कामराज लेन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली स्थित घर का ये पता है और इस पते पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी मौजूद हैं दिल्ली में। और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले जो जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने अपनी रणनीतियों का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर बताया कि जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल की बैठक कल यानी शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे होगी। 11 बजे से एनडीए की बैठक है और उस बैठक से पहले जेडीयू संसदीय दल की बैठक जो है वो होगी और उसमें संसदीय दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो एनडीए का एक महत्वपूर्ण साझेदार दल है और कहीं न कहीं आगे की जो रणनीतियां हैं कैबिनेट में शामिल होने को लेकर या फिर अन्य तरह की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर नीतीश कुमार के साथ चर्चा हुई है। बैठक के बाद जब जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि संसदीय दल की बैठक कल है और जो केसी त्यागी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने यूसीसी, जाति जनगणना जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की और कहा कि यूसीसी पर आम सहमति बनाना चाहिए और जाति जनगणना पर बिहार ने रास्ता दिखाया है जिसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाना चाहिए। जाति जनगणना पर तमाम दल के लोग जो हैं
वो सहमत हैं। तो देखना होगा कि जेडीयू कैबिनेट में कितना जगह बना पाती है, या आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चलेगा। बहरहाल पार्टी के नेता जो हैं वो मंथन करने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। जेडीयू के तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा है कि हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कोताहियों पर आवाम ने सवाल उठाए हैं उन पर तफसील से बात की जाए और उन्हें दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के कौमी सदर की हैसियत से वजीर आला ने लॉ कमीशन के सरबराह को यूसीसी पर एक खत लिखा है। हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर से बात करके इसका हल निकाला जाए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। सर, जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। और दिल्ली में एनडीए हुकूमत की तश्कील पर जेडीयू लीडर लल्लन सिंह ने कहा है कि हम मजबूती से एनडीए के साथ खड़े हैं। हमारा कोई मुतालबा या शर्त नहीं है। जहां तक वजारत का ताल्लुक है तो ये वजीर आजम का इख्तियार है। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी। जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। 18वीं लोकसभा के लिए मुंतखब होने वाले तमाम मेंबरान पार्लियामेंट दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल भी कुछ मेंबरान पार्लियामेंट दिल्ली पहुंचे थे और आज भी उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला की ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए तमाम सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली के T2, T3 टर्मिनल पर ये तमाम सांसद आज आ रहे हैं। ऐसे में कुछ सांसद पिछले रात भी दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन आज भी कई सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में नए सांसद जो पहली बार चुने गए थे वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे अर्जुन मुंडा, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि इस बार की एनडीए गवर्नमेंट शानदार काम करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और एक स्टेबल गवर्नमेंट देश को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पीसी मोहन जो बैंगलोर से चौथी बार सांसद चुने गए, उन्होंने भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बार भी एनडीए की गवर्नमेंट सफल रहेगी और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पीछे 2 टेन्योर में काम किया है, उसी तरह इस बार भी अच्छे रिजल्ट वो देश को देंगे और एक अच्छी सरकार चलेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। इस बीच समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार अपोजिशन मजबूत होगी। इस बार अपोजिशन की आवाज़ को नहीं दबाया जाएगा। ऐसे कई अहम सवालात हैं जो आम के सामने पेश किए गए। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर दोहराया कि पार्टी अग्निवीर निजाम को कभी कबूल नहीं कर सकती। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह पर 9 मुंतखब अरकान असेंबली की आमद का सिलसिला जारी है। चंद्रबाबू नायडू के साथ दिल्ली में हुई एनडीए की मीटिंग के इनेकाद पर बातचीत के बाद तमाम मेंबरान पार्लियामेंट दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और एक तरफ एनडीए तीसरी बार हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ अक्सरियत से दूर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने इंतखाबी नताइज के बाद पहली मीटिंग में पार्टियों के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अवाम की तरफ से मिलने वाली हिमायत का शुक्रिया अदा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इत्तेहाद बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए मुनासिब वक्त पर इकदाम किए जाएंगे।
मुंबई में महाराष्ट्र के वजीर आला शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना के तमाम नौमुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट की मीटिंग हुई। ये मीटिंग एकनाथ शिंदे की सरकारी रिहाइशगाह वर्षा बंगले पर हुई। इस बीच मेरठ में बीजेपी के नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट अरुण गोविल की जीत के बाद रियासती वजीर बराए तवानाई डॉक्टर सुमिंदर तोमर, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बीजेपी के लीडरों और कारकुनों ने उनकी रिहाइशगाह पर जाकर उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान अरुण गोविल ने अपनी तरजीहात बताते हुए कहा कि मेरठ की तरक्की होगी। मैं मेरठ से था, मेरठ से हूं और मेरठ से ही रहूंगा। मेरठ में बैठकर आवाम के मसाइल सुने जाएंगे और उनका इजाला किया जाएगा। मेरठ के लिए विकास होगा और जो मेरठ की जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं वो टैकल होती रहेंगी दिन रात। मैं मेरठ का ही था, मेरठ का हूँ, मेरठ का ही रहूँगा और जो समस्याएं हैं वो मेरठ में ही बैठकर सुनूंगा। और आगरा लोकसभा हल्के से नामुंतखब रुकन असेंबली और सेहत के मरकजी वजीर मुमलिकत SP सिंह बघेल ने 2,72,000 के भारी वर्ग से जीत हासिल की है। हमारे साथी राजेश राज ने SP सिंह बघेल से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत उतनी सफलता नहीं मिल पाई जो सफलता 2019 के चुनाव में मिली थी, लेकिन आगरा लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और 2 लाख से भी ज्यादा मतों के अंतर से वो चुनकर दिल्ली पहुंचे हैं। हमारे साथ बघेल साहब मौजूद हैं। बघेल साहब, सबसे पहले तो DD न्यूज की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। मैं आगरा की जनता का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, BL संतोष जी का ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्होंने मुझे दोबारा टिकट दी। राज्य की योजनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी जब सभा करने आए उसके बाद से आगरा में आमूलचूल परिवर्तन आया और जीत का कारण बना। बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत क्लोज फाइट देखने को मिला, खास करके पूर्वांचल और बिहार के इलाके में। मुझे लगा कि जो दिल्ली में मैं नहीं रहा और लगभग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, रोज गया हूँ। शुरू के 4 बार, ये तो शायद 7वां कार्यकाल रहेगा, शुरू के 4 कार्यकाल में मैं 23 रात दिल्ली केवल रुका हूँ, प्रतिदिन गया। तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा होता है। विकास भी का बहुत महत्व है। तो ये मार्जिन के पीछे केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा निरंतर संपर्क की वजह से एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार चुनकर आए हैं और देश की सत्ता पर आसीन होंगे, क्या कहेंगे? हम लोगों ने मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया कि उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अवसर दिया और इसके अलावा हम उस कालखंड में पैदा हुए हैं जो भारत का स्वर्ण युग है, जिसमें विकास कमाल का हुआ है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहली बार उस रिकॉर्ड पर पहुंचे हैं कि जवाहरलाल नेहरू 3 बार अगर प्रधानमंत्री रहे तो मोदी जी कंटिन्यूस हैट्रिक मार रहे हैं। मोदी जी का कार्यकाल के समय मतदाता पढ़ा लिखा है, तमाम सूचना के अधिकार हैं, फेसबुक और ये ऐसे में कंटिन्यूस हैट्रिक मानना नेहरू जी की हैट्रिक से ये बड़ी हैट्रिक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक को SP सिंह बघेल पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैट्रिक से ज्यादा बड़ी हैट्रिक बताते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियां और थी और आज की परिस्थितियों में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने दिल्ली पहुंचने पर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह वजीर आजम मोदी ने NDA इत्तेहाद को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, ये हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है। प्रधानमंत्री जिनका अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और जिसने असंभव को संभव करके दिखाया है, NDA अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिला करके जिस प्रकार से मौका दिया है, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और खासकर ऐसे बदलते परिदृश्य में जब 21वीं शताब्दी में भारत की तरफ दुनिया देख रही है, ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, यह हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। मुझे प्रसन्नता है कि वो शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी ने SP कॉर्पोरेशन फंड घपले में कर्नाटक के वजीर नागेंद्र के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए बेंगलुरु में राजभवन चलो मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी तादाद में बीजेपी लीडर और कारकुनों ने शिरकत की। CM सिद्धरमैया के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी ने वजारत से इस्तीफा देने का भी मुतालबा किया। गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया है।
और जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने अपनी पार्टी के नामुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट और एमएलए के साथ मीटिंग की। बीजेपी के सीनियर लीडर, गोवा के इंचार्ज और जम्मू कश्मीर के शरीक इंचार्ज आशीष सूद ने दिल्ली में नताइज को देखते हुए आम आदमी पार्टी को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अवाम जेल का जवाब वोट नारा देने वालों को मुस्तरद कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को भी वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। आशीष सूद ने जम्मू कश्मीर पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि हकीकत में जमहूरियत कायम हो चुकी है और अकरबा परवरी का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। हम ये मांग करते हैं कि जेल का जवाब वोट से का नारा देने वाले जो विधायक और पार्षद थे, उनका ये वादा, उनकी इस कॉल को दिल्ली की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। तो उन्हें अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही अरविंद केजरीवाल जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में देश के इतिहास का पहला काम हुआ है। हर संसद में मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति होता था। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव जो हुआ है जम्मू कश्मीर से, देश की संसद में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का एक भी व्यक्ति संसद में नहीं आ पाया है। महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार गई है, उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए हैं। जम्मू कश्मीर में सच मामले में जमहूरियत का, लोकतंत्र की स्थापना हुई है और परिवारवाद का पूरी तरह से खात्मा हुआ है। पटना में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की जायजा मीटिंग में कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बिहार के नायब वजीर आला विजय सिन्हा ने जायजा मीटिंग में हिस्सा लिया। नायब वजीर आला विजय सिन्हा ने हमायनामा निगार धीरज कुमार के साथ इंतखाबी इंतजाम और मरकज में बनने वाली हुकूमत पर खास बातचीत की। इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि अभी जो बिहार में सियासी हलचल और केंद्र में जो सरकार बनने जा रही है उसके बीच यहाँ क्या क्या चल रहा है। सर, आज तो सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि चुनाव प्रबंधन समिति की यहाँ बैठक हुई है, तो क्या क्या इसमें किन किन पहलुओं पर चर्चा हुई है? देखिए, चुनाव के बाद लगातार 3 महीने तक बिना थके हारे, बिना रुके कार्यकर्ता सब चुनाव में लगे थे। तो आज उनका अभिनंदन था, स्वागत था, उनके अनुभव को हम लोग शेयर कर रहे थे और जो कमी रही है उसको और आगे सफल होने के लिए हम लोगों ने चर्चा की। सर, 5 सीट पे बीजेपी की हार हुई है, उसकी समीक्षा होगी, गहन विचार होगा, क्योंकि लास्ट फेज में हमारा जो सीट हमने खोया है वो एक एक्सीडेंट है। सर, केंद्र में अब सरकार बनने की बात चल रही है, एक बड़ी जिम्मेवारी बिहार के ऊपर आ गई है, खास करके जदयू का साथ होना और एक जिम्मेवारी निभाना एक बड़ी बात आ गई है। तो कितना ये दायित्व बढ़ा है जदयू के ऊपर, क्योंकि वो सहयोगी पार्टी है? देखिए, हम लोग पहले भी साथ साथ काम किए हैं, मिलकर के काम किए हैं और बेहतर काम करने का माहौल है, जिम्मेवारी है, हम लोग मिलकर के इस काम को करेंगे। सर, एक प्रेशर की भी बात कही जा रही है कि प्रेशर है बीजेपी के ऊपर कि जदयू को अधिक से अधिक सीटें दी जाए, टीडीपी को अधिक से अधिक सीटें जाए, तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी दबाव में राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सहमति और सहयोग से, क्योंकि ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। सर, आखिरी सवाल है, बिहार ने जो विकास देखना चाहिए था वो बिहार ने वो विकास नहीं देखा। विकास की गति देखिए बिहार के अंदर जो बढ़ी है, आज आप स्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए, आज एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए कि हमारे बच्चे पलायन करते थे टेक्निकल शिक्षा के लिए, आज हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज हमारे कई जिले में हो गए। तो ये सारे चीज एक क्षेत्र में बताया, हर घर तक आज बिजली पहुंची है, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जो बता रहे हैं कि कैसे आगे का जो बिहार है वो कैसे बेहतर बनेगा, कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचेगी। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पटना। मगरबी बंगाल के कूच बिहार में वोटों की गिनती के बाद काफी तशद्दुद हुआ। तशद्दुद के दौरान बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान बीजेपी के कई कारकुन तशद्दुद का निशाना भी बने। इस वाक़े के बारे में मगरबी बंगाल में अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने गवर्नर को एक खत लिखा है, जिसमें रियासत में इंतखाबात के बाद होने वाले तशद्दुद के वाक़यात का जिक्र किया और इसमें टीएमसी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया।
बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में पानी के बहरान के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश को जमुना में 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का हुक्म जारी किया है। हुक्म के मुताबिक हिमाचल कल से 137 क्यूसेक पानी छोड़ेगा। दिल्ली को हथनी कुंड बैराज के जरिए इजाफी पानी मिलेगा। समाअत के दौरान दिल्ली हुकूमत के वकील अभिषेक मनु सांघवी ने कहा है कि हिमाचल पानी फराहम करने के लिए तैयार है, जबकि हरियाणा ने अभी तक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश 150 क्यूसेक पानी देने को तैयार है तो हरियाणा को क्या मुश्किल है। अगर जरूरत पड़ी तो हम रियासत के चीफ सेक्रेटरी को हिदायत देंगे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।